नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी संघ प्रमुख के बयान पर छिड़े घमासान की, अजान को लेकर तेज हुए विवाद की, जानेंगे अमित शाह के बयान पर क्यों खफा है बीजेपी नेता, ईश्वरप्पा कैसे बनते जा रहे हैं बुमई सरकार की मुसीबत, बात करेंगे कृषि कानून की वापसी के दावों की, पंजाब में फ्री बिजली के वादे से पीछे हटती आपकी, और बुलेटिन के आखिर में बात देश की गिरती जीडीपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से ईडी ने की 6 घंटे तक पूछताछ। चन्नी ने कहा, ईडी ने खनन मामले में की पूछताछ, मैंने उनके सवालों का दिया जवाब। ममता के बयान पर उनके सांसद ने ही जताई नाराजगी। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बयान, महिला सीएम के होते हुए बंगाल के नादिया में हुई घटना शर्मनाक, ममता ने किया था दावा, प्रेम संबंध का था मामला। राजस्थान बीजेपी में नहीं थम रही गुटबाजी, अंबेडकर जयंती पर धौलपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया ने और जयपुर में प्रदेश बीजेपी नेताओं ने किया कार्यक्रम। वसुंधरा समर्थक उन्हें सीएम फेस बनाने का केंद्रीय नेतृत्व पर बना रहे हैं दबाव। रणबीर कपूर की हुई आलिया भट्ट, दोनों ने परिवार वालों और करीबियों की मौजूदगी में लिए 7 फेरे, 5 साल तक डेट करने के बाद बने पति पत्नी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान इस समय विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस ने भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भागवत होते कौन हैं? इस तरह का दावा करने वाले वो देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं? तो शिवसेना ने भी भागवत के बयान पर तंज कसा है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संघ ने फिर से अखंड भारत बनाने का दावा किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बन जाएगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं। भागवत ने कहा कि संतों और ज्योतिष का मानना है कि 20 से 25 साल में देश फिर से अखंड भारत बनेगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर इस काम को गति दें तो 10 से 15 साल में ही अखंड भारत बन जाएगा। संघ प्रमुख ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता ही नहीं, क्योंकि वो सोता ही रहता। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में भागवत ने हाथ में लाठी लेकर अहिंसा की बात भी कही। उन्होंने कहा, भारत लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा है, इसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो मिट जाएगा। हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कही जाएगी। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें? मोहन भागवत के इस बयान पर बीजेपी की पूर्व सहयोगी और हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत को चुनौती देते हुए कहा कि आप अखंड भारत बना लीजिए, लेकिन 15 साल का नहीं 15 दिन का वादा कीजिए और अखंड हिंदुस्तान बनाइए। उन्होंने कहा कि अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है। वीर सावरकर, बाला साहिब ठाकरे का ये सपना था, तो सबसे पहले आप वीर सावरकर को भारत रत्न दीजिए। राउत ने कहा, कोई अखंड हिंदुस्तान की बात करता है तो उन्हें सबसे पहले पीओके को भारत से जोड़ना पड़ेगा, फिर जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसे भी भारत से जोड़ना पड़ेगा। पहले जहां भी भारत की सीमाएं हुआ करती थी उन्हें भी जोड़िए, श्रीलंका को भी जोड़िए और फिर एक महासत्ता बना लीजिए। आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन उससे पहले कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवा दीजिए, और अगर आप ये कर लेते हैं तो हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। शिवसेना सांसद ने मोहन भागवत को सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कराने की चुनौती दे दी है। इससे पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी को खरी खरी सुना चुकी है। पिछले दिनों कोल्हापुर उत्तर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि भाजपा भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग विचारधारा प्रसारित करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो भाजपा राजनीति में कौन सा मुद्दा उठाती। चूंकि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, इसीलिए वो धर्म और नफरत फैलाने की बात कर रही है। भागवत का बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। विपक्ष को तो जैसे मुद्दा ही मिल गया है, लेकिन विवाद सिर्फ भागवत के बयान को लेकर नहीं हो रहा है, बल्कि इस वक्त बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर भी हो रहा है। कर्नाटक में तो इस तरह के विवाद चल ही रहे थे, अब यूपी में भी धर्म की आड़ में
सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश शुरू हो गई है और ये सब हो रहा है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में। महाराष्ट्र इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अचानक से हिंदुत्व की याद आ गई है और खुद को मौजूदा राजनीति में जमाने के लिए उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। राज ठाकरे ने अपने चिर परिचित अंदाज में महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज काशी तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से लाउडस्पीकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ अजान के वक्त तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये लाउडस्पीकर घरों की छतों पर लगाए गए हैं। वाराणसी के साकेत नगर इलाके में इसकी शुरुआत सुधीर सिंह ने की है। सुधीर सिंह ने कहा कि अजान के वक्त हर बार लाउडस्पीकर पर यहाँ हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका मकसद हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं है। उन्होंने अपने घर की छत पर लाउडस्पीकर लगवाए हैं। सुधीर सिंह श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि काशी में तड़के सुबह से ही मंदिरों में वैदिक पूजा पाठ हुआ करते थे और इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता था, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण इन सब चीजों को बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीते दिनों अजान को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी थी। इसके बाद से महाराष्ट्र के कई स्थानों पर अजान के दौरान हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर में बजाया जाता है। ऐसे में ये विवाद अब यूपी तक पहुंच गया है, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस मामले पर अब तक खामोश है। मंगलवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में दंगे फसाद के लिए कोई स्थान नहीं है। अजान के समय हनुमान चालीसा ये भक्ति नहीं, विवाद भड़काने का तरीका है। बीजेपी राज में विवाद पूरे देश में भी भड़काए जा रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं भाषा के नाम पर। जी हां, देश में भाषा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है और विवाद की शुरुआत हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से। विवाद के बीच अब बीजेपी नेता भी अमित शाह के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जिस देश के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है, जहां शिक्षा से लेकर भाषा का अधिकार दिया गया है, जहां विविध संस्कृतियों और भाषाओं को स्वीकार किया गया है, उस देश के हुक्मरान एक भाषा का इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं, जिस पर घमासान छिड़ना तो लाजमी है। विपक्ष का बरसना भी लाजमी है, जिसके निशाने पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हिंदी को स्थानीय भाषाओं की बजाय अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। उनके इस बयान को लेकर दक्षिण में दंगल छिड़ गया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस टिप्पणी का विरोध किया था। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। वहीं विरोधी दलों के साथ साथ दक्षिण में बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी की तमिलनाडु इकाई के नेताओं ने दावा किया कि किसी के भारतीय होने को साबित करने के लिए हिंदी सीखने की बाध्यता नहीं है। साथ ही कहा कि प्राचीन तमिल भाषा राष्ट्रीय संपर्क भाषा के मापदंडों पर खरा उतर सकती है। इतना ही नहीं, बीजेपी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी थोपे जाने को न तो स्वीकार करेगी और न ही इसकी अनुमति देगी। हिंदी भाषा सीखने और किसी के भारतीय होने को साबित करने की कोई बाध्यकारी स्थिति नहीं है। रोजगार या आजीविका के लिए कोई व्यक्ति हिंदी या अन्य भाषा सीख सकता है। इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भाषा से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तमिल का स्थान हिंदी या किसी अन्य भाषा को देना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में स्वीकार किया था कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने गैर तमिल छात्रों को तमिल सीखने की सलाह दी थी। बावजूद इसके गृह मंत्री हिंदी को जबरन थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बीजेपी नेताओं का गुस्सा साफ बयां कर रहा है कि हिंदी पर दिए गए शाह के बयान को लेकर पार्टी में भारी रोष है, जिसे विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। यानी भाषा को लेकर शाह अब पूरी तरह से घिर गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि विवाद को खत्म करने के लिए वो क्या सफाई देते हैं। हिंदी का पक्ष लेकर अमित शाह फंसते नजर आ रहे हैं। विपक्षी तो बोल ही रहे थे, पार्टी के नेता भी अमित शाह की बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का शोर हर ओर दिख रहा है। पार्टी की बंटवारे की राजनीति का गढ़ इस समय कर्नाटक बना हुआ है, लेकिन अभी कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस नेता सड़क पर विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार भ्रष्ट मंत्री के साथ नजर आ रही है। कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्टर की जान जाने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में कर्नाटक सरकार बुरी तरह से घिर गई है। हिजाब, हलाल मीट जैसे मामलों के चलते पहले ही विपक्ष के निशाने पर आई बोम्मई सरकार के खिलाफ
अब विपक्ष सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है और मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय विपक्ष की ही आवाज दबाने की कोशिश में लग गई है और इसके लिए वो पुलिस बल का भी प्रयोग करने से नहीं चूक रही है। के.एस. ईश्वरप्पा भी साफ कर चुके हैं कि वो किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। बोम्मई भी ईश्वरप्पा के दबाव में दिख रहे हैं। ऐसे में अब मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला सहित कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले बीते दिन युवा कांग्रेस ने भी राज्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन उस वक्त भी पुलिस ने सख्ती दिखाई थी। अब कर्नाटक में पहले से ही कमजोर हो चुकी बोम्मई सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन से डर गई है। ऐसे में कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री, कॉन्ट्रैक्टर की मौत पर उन्हें विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं। यानी अपनी बिगड़ती छवि को दबाने के लिए कर्नाटक सीएम ने कांग्रेस की छवि को खराब करने का काम किया है, जो उनके डर को साफ जाहिर कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि सीएम अपने मंत्री को बचाना चाहते हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में एक ठेकेदार की जान जाने को लेकर राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। मामले में जांच जारी है, उसमें क्या निकल कर आएगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इस मामले में जमकर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि बोम्मई सरकार के लिए किसी की जान जाने के लिए क्या कीमत है और मंत्री के खिलाफ कब तक एक्शन लेते हैं सीएम। ईश्वरप्पा इस्तीफा देने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो भ्रष्ट मंत्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन की सीरीज दिल्ली में भी शुरू होने वाली है। दरअसल मोदी सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसका विरोध होना तय माना जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों की, तो क्या है कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार की तैयारी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि कानूनों को वापस लाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। एमएसपी का मामला ठंडे बस्ती में डालने की हो चुकी है तैयारी। किसानों से फिर टकराने की तैयारी में जुट गई है सरकार। जहां मोदी सरकार एक बार फिर किसानों के साथ टकराव की ओर बढ़ने को तैयार है। सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि अधिकांश किसान कृषि कानूनों को चाहते हैं। किसानों के हक में इन कानूनों को लाना पड़ेगा। बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने केरल में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर दावा किया कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं कृषि कानून वापस लिए जाने से बेहद नाराज हूं। आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मेरा मानना है कि ये कानून वापस आएंगे। मैं जानता हूं कि देश के असली किसान इन कानूनों को चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि इन कानूनों की वापसी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान सरकार बदल देंगे। बीजेपी सांसद जिन कानूनों की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ पूरे देश के किसानों ने प्रदर्शन किया था। इसके अलावा किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की थी, जिसे लेकर सरकार ने वादा किया था कि इसके लिए कमेटी बनाकर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस विषय में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यानी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो जुमले साबित हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कृषि कानून लाने पड़ेंगे, नहीं तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जबकि मोदी सरकार ने यूपी चुनावों से पहले कृषि कानून वापस ही इसलिए लिए थे कि कहीं यूपी चुनाव ना हार जाए। साफ है, चुनावों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जैसे पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी थी कि सरकार बनी तो 1 अप्रैल से पंजाब में हर घर को बिजली फ्री दी जाएगी। लेकिन अब आप सरकार क्या कह रही है, देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनाव में जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया, क्योंकि आपने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनते ही पार्टी के वादे उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। आपके बिना सोचे समझे पंजाब की जनता से किए हुए वादे अब सरकार के जी का जंजाल बन चुके हैं। और इन वादों में बड़ा वादा था फ्री बिजली देने का वादा। 1 अप्रैल से फ्री बिजली की योजना शुरू होनी थी, लेकिन अब सरकार अपने इस वादे को पूरा करने में असफल नजर आ रही है, जिसके कारण विपक्ष भी जमकर पार्टी की धज्जियां उड़ा रहा है। पिछले दिनों सरकार का कहना था कि फ्री बिजली देने को लेकर मंथन चल रहा है और जल्द ही बिजली दी जाएगी, लेकिन अब सरकार का ये वादा झूठा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे लागू करने के लिए मना कर दिया है। दरअसल पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मानना है कि इसे गर्मियों के बाद ही लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। सभी घरों के लिए मुफ्त बिजली का मतलब 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा। यानी इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी ने बिना सोचे समझे ही फ्री बिजली का ऐलान कर दिया था और विपक्ष के हाथ में सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। इससे पहले भी मान सरकार विपक्ष के निशाने पर तब आई थी
कि पार्टी के संयोजक ने पंजाब के अधिकारियों संग बैठक की थी और उससे भी बड़ी बात कि उसमें सीएम भगवंत मान मौजूद नहीं थे, जिसके बाद विपक्ष का कहना था कि मान सिर्फ प्रतीकात्मक सीएम है, सरकार तो केजरीवाल ही चला रहे हैं। और अभी सरकार इस मुद्दे पर घिरी हुई है कि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फ्री बिजली देने से मना करने वाली बात ने आप सरकार की स्थिति को और खराब कर दिया है। यानी आप सरकार सत्ता के सफर की शुरुआत में ही फेल नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की जीडीपी की। पीएम मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता की कमान संभालने के फौरन बाद 2024-25 तक देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना पेश किया था। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया। सरकार ने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन सरकार के सारे वादे और दावे झूठे साबित नजर आ रहे हैं। और अब भारत की जीडीपी को लेकर विश्व बैंक ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर क्या कहता है विश्व बैंक का अनुमान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। खाने पीने से लेकर ईंधन तक हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सरकार का सपना महज जुमला ही साबित हुआ और अब विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है उसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है, जबकि जनवरी में उसने अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 8% कर दिया गया है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत की घटी जीडीपी ग्रोथ का कारण खपत मांग में सुस्त रिकवरी को माना जा सकता है। जहां एक तरफ भारत का जीडीपी नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहीं सबसे हैरानी वाली बात यह है कि विश्व बैंक के मुताबिक भारत के पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान और श्रीलंका की ग्रोथ में बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जबकि ये दोनों ही देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। विश्व बैंक ने 2022 के लिए उसके ग्रोथ अनुमान को 2.1% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया है। इसी तरह जून में खत्म होने वाले मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान के ग्रोथ अनुमान को 3.4% से बढ़ाकर 4.3% कर दिया गया है। अब अगर बात करें भारत की, तो आपको बता दें कि सिर्फ विश्व बैंक ने ही नहीं, दूसरी एजेंसियों ने भी भारत के ग्रोथ अनुमान को घटा दिया है। फिच ने पहले 10.3% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब 8.5% कर दिया गया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने पहले भारत के लिए ग्रोथ अनुमान 8.4% रखा था, जिसे अब 7.9% कर दिया गया है। और सिटी ग्रुप और आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। आपको बता दें कि 2019 के जुलाई में इकोनॉमी का आकार $2.70 ट्रिलियन पर था। 2020 में ये करीब $2.9 ट्रिलियन पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद इकोनॉमी में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर देश की इकोनॉमी की यही ग्रोथ रहती है तो हम 2035-36 के आसपास ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएंगे, और शायद इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। खैर, सवाल अभी वही है कि कहाँ हैं अच्छे दिन, कब आएंगे अच्छे दिन। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।